नमस्कार दोस्तों, आदाब, अभिनंदन, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लेके हाजिर हूं आपके आगे एनसीईआरटी डोज 3 और आज का चैप्टर है नंबर 3। हमारा ज्योग्राफी सेशन हमारा चल रहा है और चैप्टर 3 का नाम है अर्थ मोशन यानी कि पृथ्वी की गतियां। इस चैप्टर के अंदर हम लोग जानेंगे कि अर्थ के मोशंस क्या होते हैं। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, छोटा सा है और ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जाम एंड ऑल्सो एसएससी और अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स। आज ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, इसी वजह से एक चैप्टर हम अब कर रहे हैं और एक चैप्टर शाम को 4 बजे। इसका 4th चैप्टर भी आज ही हम लोग जो है वो कर देंगे। तीसरा अब करेंगे, चौथा चैप्टर आज ही के दिन में शाम को 4 बजे आप फिर से हाजिर हो जाइएगा। दोपहर में सो के आराम से फ्रेश होके 4 बजे देख लीजिएगा, वो भी बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है। तो चलिएगा शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात जो है हमारे इस चैप्टर के अंदर जो हमें बिल्कुल पॉइंट जो स्टार्ट करना है वो ये है कि अर्थ मोशन, अर्थ के मोशन कितने टाइप के होते हैं, यानी कि जो पृथ्वी की गतियां हैं वो कितने प्रकार की होती है। तो बेसिकली पृथ्वी की गति जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। अर्थ हैज 2 मेजर टाइप ऑफ मोशन। पहली जो गति होती है उसको घूर्णन गति कहते हैं, दूसरी को कहते हैं परिक्रमण। इंग्लिश में से अर्थ का पहला मोशन रोटेशन कहलाता है, ठीक है, रोटेशन कहलाता है। और दूसरा जो कहलाता है वो रेवोल्यूशन कहलाता है। रोटेशन को हम लोग घूर्णन कहते हैं हिंदी के अंदर और जो रेवोल्यूशन है इसको हम लोग परिक्रमण के नाम से पुकारा करते हैं। जो रोटेशन होता है ना, बेसिकली जो पृथ्वी अपनी ही जगह पे, ठीक है, अपनी ही जगह पे घूमती रहती है, इस तरीके से अपनी अपनी जगह पे घूमती रहे, उसको तो रोटेशन कहते हैं हम लोग, यानी कि हिंदी में घूर्णन। लेकिन जो पृथ्वी है सूरज के चारों तरफ इस तरीके से चक्कर काटे, उसी को ही हम लोग जो है वो रेवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण काल के नाम से जाना करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। पहले मैंने आपको बता ही दिया कि रोटेशन है स्पिनिंग अराउंड द एक्सिस, अपनी ही जगह पे घूमना, उसको हम लोग रोटेशन कहते हैं। और रेवोल्यूशन का मतलब द मोशन ऑफ ए प्लेनेट अराउंड ए पॉइंट ऑफ स्पेस। पॉइंट ऑफ स्पेस का मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई भी एक ब्रह्मांड की चीज, जिसको जैसे एग्जाम्पल से सूर्य एक तारा है, सूर्य तारे के बाहर ही ये सारे ग्रह चक्कर काटते हैं। हम लोगों ने ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा ही था, ठीक है। तो ये तो बात आप जान ही गए हैं। और तो अगला जो हमारा पॉइंट है जो हमें समझना है यहां से वो ये है कि पृथ्वी का कक्षीय समतल, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट। अब देखिएगा ये प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट क्या होता है। यहां से सवाल ये बनता है हमारा कि अर्थ के जो है प्लेन ऑफ द ऑर्बिट है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है। उससे पहले कल आपको एक चीज याद आ रही होगी, मैंने एक बात कही थी आपको कि जो हमारी अर्थ के अंदर जो ये बीचों बीच एक लाइन खींची गई है, इसको लाइन को हम लोग ना एक्सिस या अक्स के नाम से पुकारा था कल। वैसे तो देखो क्या होना चाहिए था, जो अर्थ है वो बिल्कुल इस तरीके से अगर वर्टिकल देखा जाए या इसको अगर टेंजेंशियली देखा जाए तो इस तरीके से होना चाहिए था। लेकिन हमारी अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री थोड़ी सी टिल्ट है, झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये अर्थ के प्लेन से और इस एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बनाएगी वो आपको याद रहना चाहिए। 66.5 डिग्री का जो है वो एंगल बनाएगी। पृथ्वी का एक अक्ष एक काल्पनिक रेखा है बेसिकली, जो इसके कक्षीय सतह से लेकर 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। और जो समतल कक्ष के द्वारा बनाया जाता है इसी को ही हम लोग कक्षीय समतल या इंग्लिश में कहते हैं द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट के नाम से पुकारते हैं। बस छोटा सा सवाल इतना याद रखिएगा, ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा कि जो प्लेन ऑफ द ऑर्बिट है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 66.5 डिग्री का। और अर्थ कितने डिग्री टिल्ट है, 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है। बस ये 2 बातें आप यहां से याद कर लीजिएगा। ये हिंदी में लिखा हुआ है। पृथ्वी अपने मैंने आपको बताया कि घूर्णन क्या होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमना ही घूर्णन कहलाता है। रोटेशन क्या कहलाता है, सूर्य के चारों तरफ घूमना कहलाता है। पृथ्वी का कक्षीय समतल जो है वो क्या है, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है। ये सब कुछ मैंने इसलिए लिख रखा है कि जिन बच्चों को ये पीडीएफ लेनी है, पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल सुनील स्टार सर करके आप सर्च कर लेना या स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर से सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे डेली मैं पीडीएफ सेंड कर देता हूँ, जो भी पढ़ाता हूँ, कोई भी लेक्चर पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ वहाँ मिलता है आपको। तो पृथ्वी अपने अक्षीय समतल से 66.5 डिग्री झुकी हुई है, ये तो आपको याद रखना ही है। अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे यूपीएससी ने भी सवाल पूछा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा आप लोग। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, इसको हिंदी में हम लोग ना प्रदीप्ति वृत्त के नाम से पुकारते हैं। देखिएगा होता क्या है ये प्रदीप्ति वृत्त में, आपको थोड़ा सा इस फोटो को देखिएगा आप लोग।
सूरज की लाइट है, हम लोग कल पढ़ रहे थे इस बात की कि हमारा जो पृथ्वी है वो एक बॉल की भांति है, एक अंडाकार शेप की है। अगर उस तरीके से वो चौरस होती इस तरीके से तो सारी की सारी लाइट एक ही जगह पे आके गिर जाती, लेकिन ये एक अंडाकार शेप की है तो कुछ हद तक इसकी लाइट जो है इस जगह पे यानी कि इस बीच वाली जगह पे जो है या इस ज़्यादा आती है इस जगह पे, तो बाकी यहाँ पे भी तिरछी 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 किरणें जो है वो पड़ती रहती है। लेकिन एक बार में तो एक ही जगह पे लाइट आई, इस जगह पे तो बिल्कुल डार्क जोन हो गया, यहां पे तो लाइट नहीं आई। ठीक है, तो एक लाइन हुई ना इनके बीच में कि एक जगह तो बहुत ज्यादा लाइट है, एक जगह लाइट है ही नहीं, और ये लाइन ही, इसी लाइन को ही हम लोग सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। इसका आप डेफिनेशन क्या देने वाले हैं कि ग्लोब का वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसी को ही प्रदीप्ति वृत्त के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में से क्या कहेंगे? दिस इज द बॉर्डर बिटवीन द नाइट एंड डे। ये जो है एक बॉर्डर होती है जो दिन और रात के बीच की एक बॉर्डर है, मतलब इस लाइन से इधर जो है वो दिन है, इस लाइन से इधर जो है वो रात है। ये बात तो आपको खैर समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, इस तरीके से इसको प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं हम लोग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रदीप्ति वृत्त या सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? ये बॉर्डर होती है दिन और रात के बीच की, एक भाग इसका दिन होगा और एक भाग इसका क्या होगा? रात होगा। सही बात समझ में आई आपको? अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उससे पहले देखिएगा यहां पे क्या है कि ऐसा नहीं है कि हर जगह पृथ्वी पे एक समान घंटे का दिन होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि पृथ्वी अंडाकार है। अब जहां पे ज्यादा सूरज का प्रकाश रहेगा उस जगह पे दिन उतने ही घंटे का ज्यादा होगा। अब जैसे मान लेते हैं इस जगह पे सूरज के प्रकाश का जो टाइम पीरियड है वो काफी ज्यादा होता है, तो आप देख लीजिएगा 13 से 15 घंटे के आसपास जो है यहाँ पे सनरेज रहती है, दिन रहता है। यहाँ पे 12 घंटे, यहाँ पे 10:30, यहाँ पे 9, और मतलब इस तरीके से क्या है कि ये जो है दिसंबर का है। खैर अभी आपको ये दिसंबर और जून और ये स्प्रिंग सीजन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, लेकिन आप एक मोटा मोटा आइडिया लीजिएगा ये कब कब आता है वो तो हम लोग समझेंगे। लेकिन एक सिंपल सी बात है कि जिस जगह पे सूरज का प्रकाश ज्यादा पड़ता है वहां पे जो है वो दिन ज्यादा घंटे का रहता है, जहां पे कम रहता है वहां पे दिन जो है वो कम घंटे का रहता है। अब बेसिकली क्या है कि पृथ्वी जो ये रोटेट कर रही है इस तरीके से, जो है ये चक्कर काट तो रही है, अपनी जगह पे घूम रही है। पृथ्वी अगर अपने जगह पे घूमती है उसको हम लोग घूर्णन तो कहते ही हैं, रोटेशन कहते हैं, और उसी को ही हम लोग बेसिकली जो है वो दैनिक चक्र के नाम से भी पुकारते हैं। ये बात भी आप याद कर लीजिएगा। दैनिक चक्र का मतलब है कि उसका पर डे का जो आपका रोटेशन होता है, या डेली रोटेशन कह सकते हो आप लोग, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे जब घूमती है उसी से ही दिन रात बनते हैं। ये तो आपको मैंने पढ़ाई दिया ना कि जब यहाँ पे इस साइड घूम के आई दिन हो गया, इस साइड घूम के गई तो रात हो गया। तो अपने अक्ष पे घूमना घूर्णन कहलाया, उसी को दैनिक गति कहते हैं हिंदी के अंदर हम लोग, ठीक है। और जब ये सूरज के बाहर चारों तरफ चक्कर काटती है यानी कि परिक्रमण करती है तो उस चीज को हम लोग ना वार्षिक गति कह सकते हैं या ईयरली मोशन कहते हैं। ये दोनों बात आप याद कर लीजिएगा कि जब पृथ्वी अपने जगह पे घूमती है तो उसको कहेंगे दैनिक गति कहेंगे, सूरज के चारों तरफ काटती है तो उसको हम लोग वार्षिक गति या ईयरली मोशन के नाम से पुकारते हैं। ठीक है बात भाई। अब ये तो बात आपको समझ में आ गई। द साइड ऑफ अर्थ फेसिंग सन इज डे लाइट। जब सूरज की तरफ रहेगी तो वो दिन रहेगा, और दूसरी साइड अगर सूरज की तरफ नहीं रहेगा तो क्या है, वो रात रहने वाली है। ठीक है बात। ये तो पृथ्वी अपने जगह पे घूमती है, और अपने जगह पे कितने दिन में घूमती है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये हरियाणा पुलिस के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, यही एग्जैक्ट ऑप्शन था, यही इसका आंसर था। लेकिन एनसीईआरटी ने हमें इसे पूरा 24 घंटे ही कहा है, बल्कि एनसीईआरटी नहीं, हम लोग इसे राउंड फिगर 24 घंटे ही पढ़ते हैं। अब हरियाणा का पेपर में तो आपको पता है किस तरीके से हरामखोरी दिखाई जाती है, तो खैर वो तो बात अलग है, लेकिन आप एग्जैक्ट फिर भी याद कर लीजिएगा। रिपीट कर रहा हूं, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड ये ऑप्शन था, आंसर की में भी यही माना गया था। वैसे 24 घंटे में पूरा एक चक्कर काटती है, इसी को ही हम लोग दिन रात, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे याद किया करते हैं हम लोग। 1036 माइल पर आवर से जो है ये अपने अक्ष पे जो है वो घूमे जा रही है। अपने दैनिक गति से या डेली मोशन की वजह से दिन रात बन गया तो बात ठीक है, लेकिन अब ये सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही है, वो कितने दिनों में काटती है भाई? तो वो सूरज के चारों तरफ चक्कर काटने का इसका जो टाइम है वो है 365 दिन, और उसका 1/4 हिस्सा यानी कि 365.5 आप किसे कह सकते हो।
या इसे आप यूं कहते हैं ओवरऑल कि 365 दिन 6 घंटे, इस तरीके से कह सकते हो आप लोग कि सूरज का एक परिक्रमण जो होता है वो 365 दिन 6 घंटे के अंदर चक्कर काट के पूरा करती है ये। लेकिन हम लोग तो 365 दिन ही कहते हैं साल के लिए, तो अब ये 6 घंटे एक्स्ट्रा बच गए। लेकिन क्या होता है, आज एक साल में 6 घंटे बच गए, अगली साल में फिर 6 घंटे, अगली साल में फिर 6 घंटे, अगली साल में फिर 6 घंटे। अब ये 4 सालों के बाद में 6 चौका कितना हो गया, टोटल हमारा 24 हो गया। यानी कि 4 सालों के बाद में ये 24 घंटे का एक दिन और बन गया। तो इसे हम लोग जोड़ देते हैं, किस में जोड़ते हैं आप सभी को पता है, इसको हम जोड़ते हैं फेब के अंदर जोड़ देते हैं। और फरवरी के अंदर 28 के बजाय जो है वो कितने दिन हो जाते हैं, फरवरी के अंदर 28 के बजाय 29 दिन हो जाते हैं। और इस साल का तो ये बेस्ट एग्जाम्पल था, 29 फरवरी थी 2020, एक लीप का साल था। आगे लीप का कब आएगा भाई, आगे लीप का कब आएगा कमेंट में लिख दीजिएगा, नहीं इससे आसान सवाल तो होगा ही नहीं खैर आपके लिए। तो हर 4 साल बाद में लीप का जो साल आता है और किस तरीके से आता है वो तो आप लोगों ने सीख ही लिया है या जान ही लिया है, ठीक है। सोचिए अगर पृथ्वी घूर्णन ना करती, मतलब अर्थ जो है घूमती ना, रोटेशन करती ना, तो क्या होता। तो देखो अगर पृथ्वी घूर्णन ना करती, रोटेशन ना करती ना, तो सूरज की तरफ वाला भाग जो है वो उस साइड हमेशा दिन ही रहता, उस साइड कभी रात होती नहीं, और जिस कारण उस भाग में हमेशा लगातार गर्मी भी पड़ती रहती। अच्छा, उसका दूसरा अपोजिट पार्ट हुआ, वहां पे हमेशा अंधेरा होता, यानी कि रात ही रहती, और वहां पे हमेशा ठंड ही पड़ती। तो इस वजह से जीवन संभव दोनों पे ही ना होता, मतलब जहां ज्यादा गर्मी है तो वैसे नहीं रह सकते थे, जहां ज्यादा ठंड है वहां वैसे नहीं रह सकते थे। तो आप ये थोड़ी चीजें याद कर लीजिएगा, और ये चीजें इस तरीके से यूपीएससी एस्पिरेंट वालों के लिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जा सकता है। इफेक्ट ऑफ द मोशन ऑफ द अर्थ, अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से बनता है कि पृथ्वी का जो मोशन करने की वजह से जो है वो क्या क्या इफेक्ट आते हैं, क्या क्या इसकी गति से जो है क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहला प्रभाव तो यही पड़ता है कि एक साल के अंदर जो है वो गर्मी, सर्दी, वसंत या सर्द ऋतु जो है एक साल को इनमें बांटा जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग सीजन्स। और दूसरा इफेक्ट क्या देखने को मिल सकता है हमें कि जितनी भी आपकी ऋतुओं में परिवर्तन होता है, जैसे पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है, जैसे जैसे पृथ्वी की स्थिति बदलती है वैसे वैसे जो है वो ऋतुओं में भी परिवर्तन होता है। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ठीक है। अच्छा, दिन और रात में भी परिवर्तन होता है। अगर ये घूमती ना और मोशन ही ना करती तो दिन रात में भी आप सभी को पता है, अभी मैंने बताया कि एक ही जगह फ्रीज होके रह जाते फिर हम लोग। तो चलिए इसे एक डायग्राम से समझते हैं हम लोग अगली बात को कि इफेक्ट ऑफ मोशन जो होता है अर्थ का वो किस तरीके से इफेक्ट डालता है। देखिएगा, ये लाइन है इक्वेटर। इक्वेटर कितने डिग्री पे था, 0 डिग्री पे था। ये लाइन जो है आपकी कर्क रेखा है। कर्क रेखा जो मैंने बताया था आपको 23.5 डिग्री पे है, 23.5 पे। और ये है मकर रेखा जो कि ये भी 23.5 डिग्री पे है, लेकिन ये है साउथ साइड और ये है आपकी इस साइड वाली नॉर्थ साइड पे है। अच्छा, जो कर्क रेखा और मकर रेखा का बीच का इलाका है, ये जो एरिया है ये ह्यूमिड रीजन है, बहुत ज्यादा गर्मी है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, क्योंकि सूरज की जो टेंजेंट रेज है वो डायरेक्ट यहां पे पड़ती है, इस वजह से यहां पे बहुत ही ज्यादा गर्मी रहती है। अब क्या है कि हमारी अर्थ इसके चारों तरफ मूव कर रही है, तो 3-4 तारीखें आपको याद करनी है। देखिएगा, सूरज की लाइट जो है इस लाइन के ऊपर यानी कि इक्वेटर के ऊपर जो है वो साल में 2 बार पड़ती है। पहली जो तारीख है वो है आपकी 21 मार्च और दूसरी जो तारीख है वो है आपकी 23 सितंबर। ये दोनों तारीखें आपको याद रखनी है, एक है 21 मार्च, एक है 23 सितंबर। मान लेते हैं सूरज की लाइट जो है वो 21 मार्च को इसके ऊपर आके पड़ी है। किसके ऊपर पड़ी है, इक्वेटर पे। जैसे इक्वेटर पे सूरज की लाइट पड़ रही है तो मतलब यहां पे कुछ देश हैं और यहां पे भी कुछ देश है, तो दोनों के लिए दिन और रात बराबर है। जितने घंटे का दिन यहां पे है उतने घंटे का दिन है यहां पे, क्योंकि दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सूरज की लाइट बराबर भागों में बट गई है। मैंने कल आपको पढ़ाया था कि इक्वेटर वो होता है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांट देता है, वही इक्वेटर कहलाता है, जिसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भू मतलब जमीन, मध्य मतलब बीचों बीच।
अच्छा, जैसे 21 मार्च के बाद में 22, 23, 24, 25 ऐसे तारीखें बढ़ने लगती है, ठीक है, जैसे जैसे तारीख बढ़ने लगती है तो एक तारीख आती है 21 जून आगे, ठीक है। और जैसे ही 21 जून आएगा तो 21 जून को जो है ये जो सूरज की किरणें हैं वो इस कर्क रेखा के ऊपर आके पड़ जाएगी। यहां पे दिन का टाइम जो है वो ज्यादा होने वाला है, यानी कि यहां पे दिन लंबा होगा, रात छोटी होगी। आप सभी को पता है हम लोग जो रहते हैं वो यहां पे ही रहते हैं और भारत को लगभग बीचों बीच काटती है कर्क रेखा। इस वजह से भारत के अंदर 21 जून को जो है वो दिन लंबा रहता है। अच्छा, दिन लंबा है तो रातें छोटी होगी यहां पे ऑटोमेटिक, ठीक है, वो तो बात होएगी। अब जैसे ही 21 के बाद में 22, 23, 24, 25 से जून आने स्टार्ट होता है तो एक तारीख आती है आपकी फिर से आगे 23 सितंबर। 23 सितंबर को फिर से सूरज जो है इसी बीच वाली लाइन पे आके रुक जाता है, यानी कि ये आपकी जो विषुवत रेखा पे यानी कि इक्वेटर पे आके सूरज आके रुक जाता है। तो फिर से दिन और रात बराबर हुए, जितना दिन यहां पे उतना दिन यहां पे बराबर बराबर हुआ, क्योंकि बीच में आ चुका है सूरज। जैसे ही आगे फिर महीने बढ़ते हैं, आगे दिन आते हैं, 24, 25 सितंबर आता है, अक्टूबर आता है, नवंबर आता है, दिसंबर आता है, और ये एक तारीख आती है पर्टिकुलर यहाँ पे 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को इस मकर रेखा के ऊपर जो है वो सूरज आ जाता है। इस मकर रेखा के ऊपर सूरज आने की वजह से जो है यहाँ पे दिन जो है दक्षिणी गोलार्ध में साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो है आपका दिन सबसे लंबा होने वाला है। दिन लंबा है तो फिर वही बात, रातें छोटी है। अच्छा, सूरज अगर यहाँ पे है तो हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए अब बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। या हमारे लिए अब 22 दिसंबर को जो है वो दिन जो है वो क्या होने वाला है, बहुत ही छोटा होने वाला है, लेकिन रात जो है वो लंबी हो जाने वाली है। सर्दियों की ऋतु आप कह सकते हो, क्योंकि सूरज तो हमारे पास है नहीं, सूरज तो बहुत दूर चला गया हमसे। तो अब मैं यही समझाना आपको चाह रहा हूं। इस डायग्राम में आप देख लीजिएगा कि 21 जून को जो है वो सूरज बिल्कुल लंबवत पड़ता है, तो हमारे लिए जो है बहुत ज्यादा गर्मी होती है इसी दिन, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर मैं कहूंगा समर का सीजन होता है इस दिन, यानी कि गर्मी ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु। लेकिन विंटर कहां पे होगी, वो होगी साउदर्न के अंदर, यानी कि आपका दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो है वो बेसिकली शीत ऋतु का टाइम होगा। ये 21 जून की बात है। इसी के अपोजिट मैंने अभी बताया आपको 22 दिसंबर। अब 22 दिसंबर को जो है ये क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर तो होगा विंटर का सीजन। अभी मैंने बताया आपको कि सूरज तो नीचे चला गया तो सर्दी तो होनी, लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पे गर्मी आ जाएगी, क्योंकि उनके पास में तो सूरज आ ही गया। अच्छा, बीच में 2 दिन और बताए थे, यहां पे अब मौसम कैसा होने वाला है, तो यहां पे देखो क्या होगा। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में सर्द ऋतु होती है। अब 23 सितंबर जो है यहाँ पे इसी दिन जो है उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो है ऊपर वाले हिस्से के अंदर, जैसे ये अर्थ अभी आपकी बनी और ये हुआ इक्वेटर, 23 सितंबर पे अगर सूरज यहाँ पे चमक रहा है तो इस वाले ऊपर वाले हिस्से के अंदर जो है वो सर्द ऋतु, ना ही गर्मी ना ही सर्दी। आपको 23 सितंबर का सीजन तो याद आ ही रहा होगा। जबकि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो है वो वसंत ऋतु आती है, यहाँ पे इस जगह पे वसंत ऋतु हो जाती है उसी टाइम पे। इसी का उल्टा हो जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को जो है यहाँ पे वसंत ऋतु होती है, अपने यहाँ पे वसंत ऋतु, और यहाँ पे जो है वो सर्द ऋतु हो जाती है। तो ये सारी जो आपका सीजन का चेंज हो रहा है वो सारा अर्थ के चक्कर काटने से ही है। अपनी जगह पे चक्कर काटती है, दिन रात बदलते हैं, लेकिन सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही है, मोशन हो रहा है, तो इसकी वजह से जो है ये सीजनों में चेंज हो रहा है, ऋतुओं में परिवर्तन आए जा रहा है। ये तो बात आपको जो है वो समझ में आ ही गई होगी, और ये समझना जो है हमारे लिए बेहद बेहद जरूरी भी था। ठीक है जी, बात आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगली बात पे जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक पृथ्वी के एक जो लीप ईयर होता है या पृथ्वी चारों चक्कर काटती है वो मैंने आपको समझा दिया। 21 जून का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। उत्तर अयनात, इसका मतलब मैंने आपको अभी बताया है कि इस अयनात का मतलब है उत्तरी साइड जब मूव करता है, उत्तरी अनायन और दक्षिणी अनायन, ये आपको मैंने तारीखों के हिसाब से बता दिया। 22 दिसंबर बता दिया। यहाँ से HSSC क्लर्क ने भी क्वेश्चन पूछा है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन बताइएगा कब होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर हुआ। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब हुआ, 21 जून हुआ। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा हुआ, 22 दिसंबर हुआ। उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो है आपका वसंत ऋतु जो है वो कब आएगी, तो वो 21 मार्च को आएगी। ठीक है। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध के अंदर सर्द ऋतु कब आने वाली है, 23 सितंबर को आएगी। तो ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी ही चाहिए यहाँ से। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब आप
पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इसके MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। बहुत आसान है। पृथ्वी की जो सूर्य के चारों ओर की गति है वो क्या कहलाती है? अभी मैंने आपको पढ़ाया था, जो सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है उसको हम लोग परिक्रमण काल के नाम से जो है वो पुकारते हैं। ठीक है, परिक्रमण काल से पुकारते हैं सूरज के चारों तरफ चक्कर काटना, यानी कि इसको हम लोग रेवोल्यूशन के नाम से पुकारते हैं इंग्लिश में। सूरज की सीधी किरणें विषुवत वर्त पे यानी कि इक्वेटर पे किस दिन पड़ती है? तो इक्वेटर पे पड़ती है भाई 2 दिन पड़ती है, लेकिन ऑप्शन में एक ही है। एक तो 21 मार्च पड़ती है, एक दूसरा कौन सा था भाई आपका 23 सितंबर था। और 21 जून को क्या होगा? 21 जून को होता है कि वो कर्क रेखा पे सीधी, 22 दिसंबर को है मकर रेखा पे है। ठीक है जी। गर्मी में क्रिसमस जो पर्व है वो कहाँ मनाया जाता है? अब ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसको देखिएगा क्या है, इसको हम लोग समझते हैं वर्ल्ड मैप से या अपने इंडिया के तरीके से, या आप जैसे अर्थ बना लीजिएगा। ये पूरी अर्थ बन गई आपकी, ये इक्वेटर हो गया। अब क्या है, गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिन की बात मैं कर रहा हूं। कब गर्मी का दिन होगा? हमारे लिए क्रिसमस कब आता है? हमारे लिए आता है सर्दियों में। सर्दियों में आने का मतलब है कि 25 दिसंबर को आता है। अब हमारे यहाँ पे सर्दी होती है, हमारे सर्दी होती है, तो गर्मी कहाँ होगी? गर्मी होगी भाई दक्षिण गोलार्ध के अंदर। दक्षिणी गोलार्ध के अंदर इनमें से कौन सा देश पड़ता है? देखिएगा, जापान पड़ता है क्या? ना जी, जापान तो इधर ही उत्तरी साइड ही हो गया, चाइना के पास भी है, चाइना के थोड़ा सा इस साइड पड़ता है। अच्छा, भारत मतलब ही नहीं है, बचा कौन सा ऑप्शन? ऑस्ट्रेलिया बचा। सी ऑप्शन सही है इसका, मतलब ऑस्ट्रेलिया के अंदर 25 दिसंबर को गर्मी पड़ती है। गर्मी पड़ने का कारण क्योंकि सूरज वहां उनके सर पे ही रहता है। ठीक है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो ऋतुओं में परिवर्तन, अभी मैंने बताया कि दिन रात में परिवर्तन जो होता है वो तो उसके रोटेशन की वजह से होता है, यानी कि उसके घूर्णन की वजह से होता है। लेकिन सीजन जो चेंज होते हैं वो उसके रेवोल्यूशन की वजह से होते हैं, यानी कि परिक्रमण काल की वजह से होते हैं। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366 होता है। 365 तो नॉर्मली होते ही हैं, लेकिन एक दिन जो है वो एक्स्ट्रा जुड़ जाता है 6 चौके 24 के हिसाब से। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? ये हमने अभी सीखा था। प्रतिदिन की गति को घूर्णन के नाम से पुकारते हैं, या इसको हम लोग दैनिक गति भी कह सकते हैं, डेली मोशन भी कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर इसे। पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है कितने दिनों में? डेज पूछे हैं हमसे, तो वैसे पूरा एग्जैक्ट कितना है इसका? 365 दिन और 6 घंटे। कई कई जगह यहाँ कंफ्यूज करने के लिए 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और कुछ एक सेकंड, कई जगह 16 सेकंड, कई जगह 64 सेकंड, ऐसे भी होता है पजल करने के लिए, तो आप वो भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। 21 जून को सूरज की किरणें कहाँ होती है? कर्क रेखा पे होती है, याद रखिएगा, कर्क रेखा पे जो हमारे भारत के बीचों बीच गुजरती है। ऋतु में दिन छोटे होते हैं, कौन से सीजन में दिन छोटे होते हैं? अच्छा, अपने सर्दियों में दिन छोटे होते हैं ना, मतलब शीत ऋतु के अंदर जो है दिन छोटे होते हैं। लीप वर्ष 366 दिन कैसे बनता है? तो 366 दिन कैसे बनता है? रोज का उसका घूर्णन होता है 365, एक पूरा साल जो उसका परिक्रमण है 365 दिन और 6 घंटे एक्स्ट्रा, तो 6 घंटे हैं एक साल के अंदर, 6 घंटे एक्स्ट्रा हुए 4 सालों के अंदर, 6 चौका 24 हुआ, तो ऐसा एक दिन ये बन जाएगा जो फरवरी के अंदर जुड़ जाएगा। पूरी पृथ्वी पे दिन और रात बराबर कब होते हैं? 2 बार होते हैं, एक 21 मार्च को होते हैं और एक दूसरा कब बताया था मैंने आपको? दूसरा बताया है आपको 23 सितंबर को। तो यही थे हमारे आज का ये चैप्टर था, अर्थ का मोशन था। मैंने आपको बड़े आराम से धीरे धीरे समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश बायलैंग्वेज दोनों में ही समझाने का कोशिश किया, तो आपको समझ में आया होगा। 4 बजे हम लोग फिर मिलेंगे इसका 4th चैप्टर लेके। तब तक के लिए आप आराम कीजिएगा, इसे रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।